रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अन्य बिंदु समास। क्या पढ़ेंगे? समास। इसमें जानेंगे हम समास क्या होते हैं, इनके कितने भेद हैं, समास विग्रह कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। समास क्या है? हमारा समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण का आशय होता है जो बड़ा है, बड़ा रूप है, उसको छोटा करना। बड़ी से बड़ी बात को छोटे रूप में कहना हमारा संक्षिप्तीकरण कहलाता है। तो समास का अर्थ होता है बड़े शब्दों को, बड़े पदों को, बड़ी बातों को छोटे रूप में कहना हमारा संक्षिप्तीकरण कहलाता है। तो समास के अंदर बड़ी से बड़ी चीज़ों को, बड़े वाक्यों को हम समास बना करके संक्षिप्तीकरण कर देते हैं। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। जैसे गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना। गागर अर्थात हमारी छोटी सी मटकी होती है, उसमें सागर को भरना। आप जानते हैं सागर कितना बड़ा होता है, लेकिन उस छोटी सी मटकी में कैसे आ सकता है? तो इसमें समास में यही बताया जाता है कि बड़ी से बड़ी चीज़ को हम छोटे रूप में कैसे लिखते हैं, छोटी बातों में कैसे करते हैं, ये हम इसमें सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। समास की जब हम रचना करते हैं तो उसमें दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा पद है वह उत्तर पद कहा जाता है। जैसे रसोई और घर, ये हमारा सामसिक पद है, ये हमारा समास युक्त पद है, ये हमने समास बनाया हुआ है। तो इसमें जो हमारा रसोई है वो हमारा पूर्व पद है और घर है वो हमारा उत्तर पद है। यहाँ रसोई हमारा पूर्व पद और घर हमारा उत्तर पद। जब हमने इसका समास बनाया तो क्या हुआ? रसोई घर। और इसका विग्रह किया तो क्या हुआ? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, उसको हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। तो हमने देखा यहाँ कि पूर्व पद कौन सा है? जो पहले आता है, और उत्तर पद कौन सा है? जो बाद में आता है। यह आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आगे जब हम समास पढ़ेंगे, समासों के भेद पढ़ेंगे, तो उसमें यही बातें आने वाली हैं, पूर्व पद और उत्तर पद और सामसिक पद। तो इनका जो मिला जुला रूप है, जो हमारा रसोई घर है, ये हमारा होता है सामसिक पद। क्या होता है? सामसिक पद। आगे देखिए, जैसे हाथ, ये हमारा क्या हुआ? पूर्व पद, और कड़ी हमारा हुआ उत्तर पद। तो हमारा समास बना हथकड़ी, ये हमारा सामसिक पद है। नील हमारा पूर्व पद हुआ और कमल हमारा उत्तर पद, तो हमारा नील कमल। राजा हमारा पूर्व पद है और पुत्र हमारा उत्तर पद है, तो क्या बना? राजपुत्र। ये हमारे क्या बने? सामसिक पद बन गए। इसे हम समास भी कहते हैं। समास भी कहते हैं। यहाँ देखिए, सामसिक पदों के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामाजिक शब्द वे होते हैं जो कि पदों के बीच में होते हैं। पदों के बीच में होते हैं। जैसे राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। अब हमने इसका समास बनाया। तो हमने क्या लिखा? राजपुत्र। राजा के पुत्र को क्या कहते हैं? राजपुत्र कहते हैं।
क्या कहते हैं, राजपूत। तो हमने जब इसका समास बनाया तो उसमें जो सामासिक पद था क्या, का, जो इसको अलग करता है उसको हमने हटा दिया, उसका क्या हो गया, लोप हो गया, उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो हमारा ये समास क्या बना, राजा का पुत्र। अगर समास विग्रह करते तो क्या हो जाता, राजा का पुत्र। अगर हमने बताया कि यहाँ पर सामासिक पदों का लोप हो जाता है। अब है हमारे समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये हमारे समास होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ये है हमारा अव्ययी भाव समास। तो इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय, पहले हम पढ़ेंगे अव्यय क्या होता है। बच्चों, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर की क्रिया, लिंग, वचन इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं अव्यय शब्द। जैसे यथा, धीरे धीरे, आजन, आ, रातों रात, प्रति, इस तरह की, इनमें हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी के भी अनुसार ये नहीं बदलते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों को अगर हम कह सकते हैं तो यदि एक शब्द को पुनरावृत्ति हो तो दोनों शब्द मिलाकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। देखिए, तो अव्ययी भाव समास की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो पहली विशेषता होती है कि प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय अर्थात जिस पर कि किसी लिंग, क्रिया, लिंग, वचन या क्रिया के अनुसार वह नहीं बदलता हो। जैसे कि यथा, यथा हमारा जो शब्द है, अगर हम यहाँ लिंग बदल दें, लड़का की जगह लड़की कर दें कि लड़की यथाशक्ति पढ़ती है, लड़का यथाशक्ति पढ़ता है, तो लड़का और लड़की के बदलने से हमारा यथाशक्ति नहीं बदला, लिंग को हमने बदला लेकिन यथाशक्ति हमारा वही का वही रहा। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो प्रथम पद है वह अव्यय होना चाहिए। यहाँ पर हमारा प्रथम शब्द क्या है, हमारा यथाशक्ति। क्या है, यथाशक्ति। यहाँ यथा हमारा पूर्व पद है और शक्ति हमारा उत्तर पद है। यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो शक्ति के अनुसार। आ जन्म, जन्म से, तो आ हमारा यहाँ क्या हुआ, अव्यय शब्द हुआ। दूसरा है पुनरावृत्ति। एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है और उसके बीच में किसी भी तरह के चिन्ह का नहीं होना, उसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, अब देखा रात और रात 2 बार आया है, यहाँ संधि भी हुई है। रातों रात आ और ऊ को जोड़ करके आ, यहाँ पर रातों रात आया है, तो यहाँ पर संधि भी हुई है। तो यहाँ एक ही शब्द को 2 बार बताया गया है लेकिन इनके बीच में किसी भी तरह का कोई शब्द या चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर भी हम पुनरावृत्ति में हम अव्ययी भाव समास को लगाते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण है हमारा कि इसके आगे उपसर्ग होता है। प्रति, प्रति हमारा उपसर्ग है, तो आगे उपसर्ग होते हैं, तो इसे भी ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हुए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आ जन्म, जन्म से, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ये हमारे क्या हुए, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। शक्ति के अनुसार, जन्म से, रातों ही रात, प्रत्येक दिन, ये हमारे हुए अव्ययी भाव समास।
इसे आप पढ़िए। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।